हेलो स्टूडेंट, मैंने क्लास 12 का जो बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है और बायोटेक्नोलॉजी के कुछ की कॉन्सेप्ट में जैसे मैंने आपको एंजाइम्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको एंजाइम्स के एक पर्टिकुलर एंजाइम का एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से कैसे हम किसी को कट करते हैं या किसी को जोड़ने का काम करते हैं। तो एक एंजाइम है, उस एंजाइम को हम हेल्प से बताएंगे। सबसे पहले वो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को जाके कट करे। इमेजिन करते हैं एक आपका एंजाइम है इको R1। इको R1 एक ऐसा एंजाइम है जो ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया से लिया गया और ये ई कोलाई जो बैक्टीरिया से लिया जाने वाला जो एंजाइम है जिसका नाम है इको R1, ये इको R1 एक स्पेसिफिक टारगेट साइट को जाके कट करेगा। इमेजिन करते हैं कि मैंने इको R1 कहा, जैसे यहाँ पे अगर कोई बात करेगा इको R1 का जो टारगेट साइट तो वो क्या था GAATTC, ये आपको टारगेट साइट था। और जैसे मैंने इको R1 टारगेट ऐसा सीक्वेंस उसको जहां मिलेगा ये वहां जाके कट करेगा। इमेजिन करते हैं कि ये यहाँ पे कट करता है, जैसे इको R1 G और A के बीच में कट करता है। तो आप याद रखिएगा कि हम एंजाइम को कट क्यों कराते हैं। एक तो वो एंजाइम उस पर्टिकुलर जो फॉरेन डीएनए है उसमें भी वो कटिंग साइट हो और जो आपका होस्ट डीएनए उसमें भी वो कटिंग साइट दोनों में मौजूद होना चाहिए। नंबर 1 मतलब कि वो जो एंजाइम है वो होस्ट के डीएनए को भी वैसा सीक्वेंस वहां पे होना चाहिए और जो आपका जो फॉरेन डीएनए जिसको हमको एंट्री कराना है उसमें भी वो सीक्वेंस होना चाहिए। तो हम बात करते हैं, इमेजिन करते हैं जैसे GAATTC, CT और TAAG। सपोज दैट ये आपका फॉरेन डीएनए, ठीक है, और आपका माना कि यहाँ पे वेक्टर डीएनए का मतलब जिस डीएनए में फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कराने के बाद बनाना है। तो जैसे यहाँ पे GAATTC तो CTTAAG। अब देखिए ये आपको फॉरेन डीएनए और आपको वेक्टर डीएनए दोनों डीएनए में वो सीक्वेंस होगा तभी जाके कोई पर्टिकुलर एंजाइम कट करेगा। इमेजिन सपोज दैट करते हैं कि इको R1 क्या है, कट करेगा। कहां पे कट करेगा, तो यहाँ पे G और A का सीक्वेंस में और यहाँ पे G और A के सीक्वेंस में कट किया। यहाँ पे क्या कट करेगा, G और A के बीच में और यहाँ भी G और A के बीच में। जब कट करने के बाद क्या होगा, तो ये कंडीशन हो जाएगा आपको GCTTAA, ठीक है। और दूसरा कटिंग पोजीशन होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट जो यहाँ से रिमूव आउट हो गया। इसकी बात करते हैं, इसकी बात करेंगे ये पूरा रिमूव हो जाएगा तो AATTC और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये पार्ट यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा और ये भी पार्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव आउट हो जाएगा। अब जब ये पार्ट रिमूव हो जाएगा तो ये कंडीशन बना, दूसरा क्या बच गया, तब देखिए ये पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाने के बाद यहाँ वाला कौन सा पार्ट बच गया, G बच गया, ठीक है। देखिए ये वाला पार्ट मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, ये बच गया। ये वाले पार्ट में मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, CTTAAG। अब जब ये दोनों जाके ये वाला जब इसको क्लोज अटैच होगा तो ये A इस पे अटैच होगा, ये वाला A इस पे अटैच हो जाएगा, ये वाला T इस पे अटैच हो जाएगा और ये वाला T इस पे अटैच हो जाएगा। जब अटैच हो जाने के बाद क्या बन जाएगा, बात समझिए, ये हमने यहाँ से रिमूव किया, इसको यहाँ से रिमूव किया। रिमूव करने के बाद ये स्पेस हो गया, तो इसको कौन सा कट बोलते थे, मैंने बोला था कैसा कट करेगा, इट्स कट स्टिकी। ये कैसा करेगा, ये स्टिकी
कट को करेगा और स्टिकी कट करने के बाद ऐसा डिजाइन बनेगा, ये ऐसा फॉर्मेशन होगा। और ये जब देखिए, ठीक, तो अब ये वाला इस पे आके बाइंड करेगा, जब इस पे, जब इधर की तरफ आएगा तो ये वाला इस पे करेगा, ये वाला इस पे करेगा, ये वाला इस पे करेगा और ये वाला आपको टी पे करेगा। तो आपको क्या हो जाएगा, तो जी सी टी टी ए और ये वाला आ जाएगा ए सी टी और यहाँ पे सी, यहाँ पे जी। अब हमारा ये जो सीक्वेंस कैसा हो गया, ये हमारा डिजाइन मिलकर क्या होगा, इसको आर डीएनए कह देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और मैंने एक आपको एग्जांपल लेके समझा दिया, कौन सा एग्जांपल था, हमने इको आर1 की कटिंग साइड क्या थी, GAATTC, ऐसा सीक्वेंस मिला जिसमें G और A के बीच में इसने कट किया। कैसा कट था, स्टिकी कट था। कट करने के बाद ये फॉरेन डीएनए और आपको वेक्टर डीएनए दोनों मिल गए, तो अब ये कैसा कहलाएगा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपको कहलाएगा। बात समझ आ गई। तो मैंने एक आपको एग्जांपल बता दिया रेस्ट्रिक्शन पर्टिकुलर एंजाइम का। इसी तरीके से और भी एंजाइम है, जैसे कि BAMH1 है, साल्व है, PV, जो भी एंजाइम है, उस एंजाइम की खास बात क्या होगी कि उसकी कटिंग सीक्वेंस होगा और वो सीक्वेंस जो होगा आपको होस्ट डीएनए में भी सीक्वेंस मौजूद होना चाहिए और वेक्टर डीएनए में भी सीक्वेंस मौजूद होगा, तभी तो कट करके जाके ज्वाइन होगा। और जो जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायरमेंट होता है, जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा, ये मैंने एंजाइम टॉपिक खत्म किया। दूसरा आपका जो टॉपिक है वो वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर का जनरली मीनिंग होता है वाहक, या इसको हम बोलते हैं कैरियर। ठीक है, अब इस वेक्टर का काम क्या होता है, तो हमारे डिजायर्ड डीएनए को, डिजायर्ड फॉरेन डीएनए को किसी पर्टिकुलर सेल में ले जाने का काम कौन करता है, वेक्टर करता है। और सबसे अच्छा वेक्टर माना गया है अभी के डेट में, प्लाज्मिड को सबसे अच्छा वेक्टर माना गया है। अब प्लाज्मिड होता क्या है, प्लाज्मिड जो होता है बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, ये सर्कुलर डीएनए होता है। ये इसकी खास बात क्या होती है कि ये एक गुड वेक्टर की तरह पे काम करता है। ठीक है, अब याद रखिए कि वेक्टर आखिर में कैरियर, एक ऐसा कैरियर हो जो हमारे फॉरेन पार्टिकल को ले जाने का काम करता है, तो उस कैरियर की भी कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी होती है, इस वेक्टर की कुछ खास बात होनी चाहिए। एग्जाम में आता है व्हाट आर द गुड कैरेक्टर या व्हाट आर द आइडियल वेक्टर। आइडियल वेक्टर किसको कहते हैं, एक आदर्श वेक्टर किसको कहते हैं। सबसे पहले क्या आदर्श वेक्टर होना चाहिए, शुड हैव ओरिसाइट। सबसे पहले क्या होना चाहिए, ओरिसाइट होना चाहिए। एक आदर्श वेक्टर में एक ओरिसाइट, ऑरिजिन साइट होना चाहिए। अब ये ऑरिजिन साइट क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं कि हम जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, डीएनए डबल होना, डीएनए डुप्लेक्स होता है। तो जहां से डीएनए डुप्लीकेशन स्टार्ट होता है, जिस साइट से, जिस प्लेस ऑफ डीएनए सीक्वेंस से आपका डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उस प्लेस के जो सीक्वेंस होते हैं उसको ओरिजिन साइट या ओरी साइट कहा जाता है। तो अगर हमारे वेक्टर में ओरिजिन साइट या ओरी साइट नहीं होगा, तो अगर किसी को हम किसी सेल में ट्रांसफर करते हैं तो उसका डुप्लीकेशन नहीं होगा, तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारा मल्टीपल कॉपी बनाना है, तो मल्टीपल कॉपी को रिलीज कराने के लिए डीएनए को रेप्लिकेट कराना पड़ेगा, और डीएनए को रेप्लिकेट कराने के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इनिशिएशन क्या होना जरूरी है, और कहाँ इनिशिएशन होगा, तो जहाँ पे ओरी साइट होगा। सबसे पहले क्या होगा, ओरी साइट का होना मस्ट है। एक अच्छे वेक्टर में या एक वेक्टर में ओरी साइट का होना मस्ट है। दूसरा आपको हैव आरओपी। अब ये आरओपी क्या होता है, तो ओरिजिन साइट तो सही है कि होना चाहिए जहां से स्टार्ट हो। अब कुछ ऐसे प्रोटीन होने चाहिए जो रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, यानी कि रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, यानी एक इसमें तो जहां से स्टार्ट वाले सीक्वेंस तो उस वेक्टर में होना भी तो मस्ट है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोटीन होंगे
जो कि रेप्लिकेशन को अच्छे से गवर्न कर सके। अंडरस्टैंड। और तीसरा क्या होना चाहिए, हैव एट लीस्ट वन सेलेक्टेबल मार्कर। एटलीस्ट क्या होना चाहिए, हैव एटलीस्ट वन सेलेक्टेबल मार्कर, एक सेलेक्टेबल मार्कर उनमें होना चाहिए। या तो वो सेलेक्टेबल मार्कर कोई एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस जीन होना चाहिए, या तो कोई आपको एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, हैव एटलीस्ट वन सेलेक्टेबल मार्कर, एक सेलेक्टेबल मार्कर का होना उस वेक्टर में जरूरी है। अब ये सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, तो इमेजिन करते हैं कि हमने डिजायर्ड फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करा दिया किसी वेक्टर में, अंडरस्टैंड, और हमने किसी सेल में उसको डाल दिया, ठीक। तो हमको क्या पता है, कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर हमारी जो डिजायर्ड सीक्वेंस की मल्टीपल कॉपी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम एक कंट्रोल मीडियम जिसको सेलेक्टेबल मार्कर डालते हैं, ये कंफर्म कराता है कि नहीं बात एक्चुअल में जो जिस प्रोसेस के लिए हमने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया था वो हमारा काम कर रहा है। उसके लिए आपको उस वेक्टर में एक तो ओरिसाइट होगा, दूसरा रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन के कुछ सीक्वेंस होने चाहिए, इसके अलावा कुछ ऐसे भी सीक्वेंस होने चाहिए जो कि मार्कर की तरह काम करे, जो बताए कि हमारा प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसमें से या तो वो कुछ जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो, यानी कुछ ऐसे जीन्स हो, सीक्वेंस हो जो किसी खास पर्टिकुलर एंटीबायोटिक पे वो ग्रो न हो जाए। इमेजिन करते हैं कि कुछ 5-6 ऐसे सीक्वेंस हैं जो टेट्रासाइक्लिन को क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन अगर उसमें डाले भी तो कोई असर नहीं करेगा। तो कंफर्म हो गया कि टेट्रासाइक्लिन को मारने वाला उसमें जीन मौजूद है, ठीक। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होना, या तो एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन, कुछ ऐसे जीन हो जिसमें एंजाइम ही कोई प्रोड्यूस हो जाए, हमसे पता चल जाए कि सीक्वेंस में अगर कोई खास एंजाइम बन रहा है यानी कि ये वाला एक्टिव है, या किसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कर रहा है यानी कि ये वाला फंक्शन। जब ये दोनों को में से कोई फंक्शन है यानी कि ये वाला भी आपका फंक्शन है। बात समझ में आ गया। इसका एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन के लिए आपको बता दें, एक जीन है लैक-जेड। लैक-जेड एक जीन है जो क्या बनाता है आपको बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एक जीन आप में पाया जाता है या प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है जिसको लैक-जेड जीन कहा जाता है। ये जीन क्या बनाता है, एंजाइम बनाता है, एंजाइम का नाम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसका क्या काम करता है, तो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट में उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, बीटा चेन को ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अंडरस्टैंड। और क्या खास बात होना चाहिए, और उसके बाद होना चाहिए कि इट शुड हैव वन रेस्ट्रिक्शन साइट। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इट शुड हैव वन रेस्ट्रिक्शन साइट। इसके पास कम से कम उस पूरे वेक्टर में, मान लेते हैं हमने एक वेक्टर बना दिया और उस वेक्टर में कोई ऐसा साइट ही नहीं मौजूद है जिसको कट करके अपना डिजायर्ड डीएनए को इंसर्ट करा सके। तो क्या मतलब है ऐसे डीएनए का, तो हमको एक ऐसा डीएनए चाहिए जिसमें कम से कम एक रेस्ट्रिक्शन साइट तो हो जहां से हम कट करें। मान लेते हैं ये हमारा कोई वेक्टर है, तो कैसा कोई कटिंग साइट तो जहां पे हमारा कोई पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाके कट करे। अगर इमेजिन करते हैं कि हमने एक ऐसा वेक्टर बना दिया जिसमें ओरी साइट भी है, जिसमें आरओपी भी है, जिसमें कोई सेलेक्टेबल मार्कर भी है, लेकिन हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट करने वाला कोई साइट है ही नहीं। जब साइट कट ही नहीं होगा तो हम वेक्टर लेके क्या करेंगे। वेक्टर बनाने का मकसद क्या है कि हमारे डिजायर्ड जीन को ज्यादा उससे प्रोटीन सिंथेसिस कराना। तो जब ऐसा कंडीशन ही नहीं बनेगा तो बेकार है। तो क्या होना चाहिए, इट शुड हैव वन रेस्ट्रिक्शन, एक रेस्ट्रिक्शन साइट का होना मस्ट है। और क्या इसमें क्वालिटी होनी चाहिए उस वेक्टर में कि हैव स्मॉल साइज, हैव स्मॉल
अब हैव स्मॉल साइज का मतलब, अच्छा एक वेक्टर है, एक वेक्टर बहुत सेल से ज्यादा बड़ा हो जाए और एक वेक्टर छोटा सा है, तो जो छोटा वाला वेक्टर होगा जिसकी साइज मॉलिक्यूलर साइज कम होगा तो आसानी से हम उसको कैरी करा सकते हैं, आसानी से एक सेल से दूसरे सेल में एंटर करा सकते हैं या आसानी से एक सेल में हम डाल सकते हैं। अगर एक सेल है, इस सेल में अगर छोटा सा वेक्टर होगा तो आसानी से इंसर्ट कर जाएगा, अगर बड़ा वेक्टर होगा तो इंटर करने में मुश्किल होगी, तो उसकी साइज में क्या होनी चाहिए, हैव स्मॉल साइज, अंडरस्टैंड। और एक और खास बात होना चाहिए, उस वेक्टर में ज्यादा से ज्यादा हमारा डिजायर्ड जीन को कैरी करने की कैपेसिटी भी होना चाहिए। एक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, उस डिजायर्ड सीक्वेंस में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डीएनए को कैरी करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आपको हम कुछ एग्जांपल देंगे वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहला आपको एग्जांपल देते हैं PBr322। PBr322 जो है ये फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर, सबसे पहला आर्टिफिशियल वेक्टर बनाया गया है PBr322 को, ठीक है। अब इसके नाम में कुछ कोड छिपे हैं। P का मतलब होता है प्लाज्मिड, यानी कि वेक्टर कहां से लिया गया है, प्लाज्मिड से लिया गया। और प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, वो खासतौर से प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ये भी एक जिस तरीके से न्यूक्लियस में या जिस तरीके से क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल किसी प्रोकैरियोट्स में होता है, उसी तरीके से प्लाज्मिड में भी एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक। तो ये भी हम इसको वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्यों, इसकी खास बात होती है कि आसानी से किसी सेल में एंटर कर जाता है और उस सेल से मिलकर अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है। Br का मतलब क्या होता है, Br दो साइंटिस्ट मिलकर इसको सबसे पहले बनाए थे। B का मतलब होता है बॉलीवर और R का मतलब होता है रॉड्रिक पिच। बॉलीवर रॉड्रिक पिच नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस वेक्टर को बनाया था। और 322 क्या है, वो आपको उस लैब में ये नंबर है, यानी कि बोलेंगे कि लैब नंबर, उस लैब में इस जगह पे इसको रखा गया था, तो इसको लैब नंबर भी कह देते हैं। अब इस PBr322 की क्या खास बात होती है, क्या क्या इसमें कितने आपको खास तौर से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाले साइट्स होते हैं, कितने जीनों को कैरी कर सकता है, ठीक है। हमने PBr322 को बनाने के लिए आपको मैंने PBr322 का एक डायग्राम बनाया, जिसमें ये आपको ये सब जितने मैंने देखा, BAM-H1 है, SAL1 है, PBU2 है, PST1 है, PBU1 है, इसके अलावा EcoR1 है, CLAV1 है, HIND3 है, और यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, और यहाँ पे ROP है। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक ऐसा क्लोनिंग साइट जिसमें क्या हो, एक आपको क्या हो, ROP हो, एक ROP है ना यहाँ पे, उसके बाद क्या होना चाहिए दूसरा सीक्वेंस में, ओरिसाइड का होना जरूरी है, तो इसमें एक ओरिसाइड भी है। इसके अलावा क्या होना चाहिए, इसमें सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। तो तीसरा इसमें जो सेलेक्टेबल मार्कर है, वो कौन कौन से इसमें सेलेक्टेबल मार्कर है, तो एक सेलेक्टेबल मार्कर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, और दूसरा आपको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। मैंने क्या बताया था आपको, दो में से कोई एक जीन होना चाहिए, या तो कोई रेजिस्टेंस जीन होना चाहिए या तो कोई एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों जीन कौन सा है, रेजिस्टेंस जीन है, तो एक ही टाइप में होगा। और आप याद रखिए, अब मैंने यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 ये क्या है, आठों आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ध्यान दीजिएगा, BAM-H1, SAL1, PBU2, ये जैसे कि EcoR1 कहां से लिया गया है, इकोलाई इश्चरिचिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया से लिया गया। उसी तरीके से हिंद कहां से लिया गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम के वायरस से लिया गया।
तो आप इसी तरीके से जितने भी आपको आठों दिख रहे हैं, आठों कोई ना कोई जब किसी भी ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लिया हुआ आपको ये क्या चीज है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और अगर कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने हैं, तो 8 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसमें है। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि एक PBr2 में कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, तो आप बताएंगे 8 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। और फिर पूछेगा कि आप बताइए कि PBr322 में कितने आपको सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, तो 2 सेलेक्टेबल, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होता है। ये तो था एक मैंने वेक्टर का PBr322 का एग्जांपल दिया। उसी तरीके से और भी वेक्टर्स मौजूद हैं, ये इसको आइडियल वेक्टर माना जाता है। इस PBr322 को आइडियल वेक्टर माना जाता है। दूसरा जो वेक्टर एग्जांपल है वो आपका है PUC वेक्टर, PUC वेक्टर। दूसरा वेक्टर का क्या नाम है, PUC वेक्टर। P का मतलब होता है प्लाज्मिड और UC का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। अंडरस्टैंड, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। उसी तरीके से प्लाज्मिड है, एक तीसरा वेक्टर है TI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड को बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड का क्या नाम है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये मोस्टली कहां पाया जाता है, इन द प्लांट। ये कहां पाया जाता है, ये प्लांट में पाया जाता है। और याद रखिएगा इसका जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, DNA जेनेटिक मटेरियल। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, DNA। अब हम जो TI प्लाज्मिड होता है, ये आपको ध्यान दीजिएगा कि इसका काम क्या होता है। तो TI प्लाज्मिड स्पेशली प्लांट में पाया जाता है और प्लांट में ट्यूमर को बढ़ाने में हेल्प करता है। और TI प्लाज्मिड का एक जो DNA जिसको बोलते हैं tDNA, TI प्लाज्मिड में tDNA है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर DNA। tDNA या इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर DNA, या इसी को हम ट्यूमर इंड्यूसिंग DNA भी कहा जाता है। और ट्यूमर इंड्यूसिंग DNA, ट्यूमर इंड्यूसिंग DNA, ये DNA क्या करता है, अगर किसी प्लांट में कहीं ट्यूमर हो गया है तो ट्यूमर क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ tDNA, ट्रांसफर DNA के हेल्प से वहां पर ट्यूमर होता है। तो हमको क्या करना है, इस DNA को लेके हमको डिजायर्ड जीन को इसमें इंसर्ट करा के किसी प्लांट में हम एंट्री करा सकते हैं। TI प्लाज्मिड स्पेशली किस चीज के लिए होता है, TI प्लाज्मिड स्पेशली प्लांट के लिए या बेनिफिशियल है। याद रखिएगा एक और बात है, एक और TI प्लाज्मिड के अलावा है चौथा RI प्लाज्मिड। RI प्लाज्मिड का मतलब क्या होता है कि अभी इसको रूट इंड्यूसिंग इसको प्लाज्मिड कहा जाता है। अब रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहा जाता है और कौन से बैक्टीरिया में ये पाया जाता है, तो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजन। ध्यान दीजिएगा, एक मिस्टेक हो गया था या एक बताना भूल गए थे। ये RI प्लाज्मिड कहां पाया जाता है, तो RI प्लाज्मिड पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजन नाम के बैक्टीरिया में पाया जाता है। और जो TI प्लाज्मिड कहां पाया जाता था, TI प्लाज्मिड पाया जाता था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम। ध्यान दीजिएगा, TI प्लाज्मिड कहां पाया जाता है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम नाम के प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। और RI प्लाज्मिड कहां पाया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजन। दोनों के दोनों प्लांट में हमारा डिजायर्ड जीन को ले जाने का काम करते हैं। ये मोस्टली ये रूट इंड्यूसिंग, ये रूट में जाके क्या करते हैं, इंड्यूस कराते हैं और ये ट्यूमर
कहीं भी जाके इंड्यूस कराने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी वेक्टर्स हैं जो कि हम जिसके हेल्प से हम अपने डिजायर्ड जीन को क्या कराते हैं, इंसर्ट कराते हैं। एक को बोलते हैं जैसे कि YAC, एक है जिसको बोलते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। नेक्स्ट आपका है BAC। BAC क्या है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये भी एक तरीके का क्या वेक्टर है। इसके अलावा कौन सा वेक्टर है, कॉस्मिड एक वेक्टर है। उसी तरीके से आपको फेजनिड एक वेक्टर है, कॉस्मिड, फेजनिड, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और ये जितने भी आपको दिए गए हैं सबके अपने अपने अलग अलग रोल हैं, अलग अलग इनके इंसर्शनल टेक्निक्स हैं। और जिसमें से सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है इस क्लास 12 के जो सिलेबस में PBR322 के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है कि PBR322 कौन से मीडियम में ग्रो किया जाता है, उस मीडियम में क्या ऐसी बात होती है कि दोनों जीन में से किस जीन को सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पे करते हैं। तो ये सब चीज़ नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे तो फर्दर वेक्टर के बाद जो कॉम्पिटेंट होस्ट की बात करेंगे। ठीक है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर उसको बताइएगा, हम आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।